all, congratulations to all my dear students who have qualified CSI and NET with a very good rank in JRF as well as in LS NET. जिन लोगों का JRF हो गया है, वेल एंड गुड, दे विल बी प्रोसीडिंग कि हम कहाँ से अपना क्या कहते हैं PhD परस्यू करें. ठीक है, मे बी उन्होंने अपनी गेट का भी एग्जाम दिया होगा और वो भी अच्छा हुआ होगा, बिकॉज बहुत ही अच्छा टाइप का एग्जाम था, वो भी अभी हम बात करेंगे. पर जिन बच्चों का LS हुआ है, आई जस्ट ओनली हैव वन रिक्वेस्ट कि अगर PhD करनी है, नहीं भी करनी है, अगर आपकी एज लिमिट नहीं है, मतलब अभी आप लाइक यंग ही हैं, 25, 26 के ही हैं, 24 के ही हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अपने लाइफ में 6 मंथ ज़रूर दें, अगेन प्रिपरेशन करें. और आप मत, सच में मैं बता रही हूँ, पता है क्या, अभी ऐसा लगता है कि फिर से 6 मंथ प्रिपेयर करना पड़ेगा, हम कुछ और कर लें, जॉब कर लें या कुछ और कर लें. बट रियली बता रही हूँ, आफ्टर 2 years, आफ्टर 3 years यू विल रियलाइज काश मैंने उस समय एक अटेम्प्ट और कर लिया होता. क्योंकि देखो, जो एक JRF से जो रेपुटेशन मिलती है ना आपको, वो LS से नहीं मिलती है. LS से आपको ये हो जाता है ठीक है, यू आर एलिजिबल, और वो हमारा लाइफ टाइम हमारा वो सर्टिफिकेट चलता है. आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे नेट की ज़रूरत है. पर आज अगर आपको परमानेंट प्रोफेसर बनना है किसी रेपुटेटेड क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे अगर नॉर्मल भी इंटरव्यू हो रहा है, रिटर्न नहीं हो रहा है, तो आपका PhD प्लस नेट चाहिए. तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग PhD के लिए JRF करें, और फिर JRF से आपको अच्छा स्टाइफंड मिलता है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा. वरना तो PhD तो कोई भी कहीं से भी कर सकता है. अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है तो आप कहीं से भी PhD, अगर आपके पास अच्छा खासा मनी है तो आप अपना परस्यू कर सकते हो. बट एक JRF अगर आप ले लेते हो, एक JRF का टैग लगता है, तो इन फ्यूचर अगर आप पढ़ा रहे हो किसी को, तो वो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है अपनी रैंक बताने में. एक अच्छा ही आपका एक CV, बहुत अच्छा प्रोफाइल तैयार हो जाता है. अभी विदाउट वेस्टिंग द टाइम, अगर हम लोग आज बात करें गेट 21 की, देखो जो मेरा रिव्यू लिया फॉर माई स्टूडेंट्स, जो मेरे स्टूडेंट्स इन्होंने पेपर दिया, ठीक है, दे वॉज वेरी हैप्पी. उनका बहुत बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ. दे विल सेइंग कि बहुत अच्छा एग्ज़ाम था. और मैं तो ये हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि नेट के कंपैरिजन में गेट बहुत इजी होता है. देखो, एक तो सबसे पहली बात होती है कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, ठीक है, आपका पूरा टेक्निकल पार्ट होता है, आपके न्यूमेरिकल्स अच्छे होते हैं, ठीक है, वो तो होते ही. और जो नॉर्मल क्वेश्चंस भी होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं घुमाते हैं. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पेरिसाइक्लिक आता है, तो वो उसमें आपका रिंग ओपनिंग करा देंगे, फिर रिंग क्लोज करा देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा. गेट नेट में क्या होता है, उसके साथ रिएजेंट्स भी डाल देते हैं, तो इस तरीके का डिफरेंस आ जाता है. तो दे वर सेइंग, और जो मुझे भी उनसे फीडबैक मिला, इट वाज अ वेरी इजी पेपर, बहुत अच्छा पेपर था. मतलब आराम से क्वालिफाई कर सकता है अगर कोई भी करना चाहे. बट मैं वही कहती हूँ, गेट क्वालिफाई करके क्या करोगे जब तक कि अच्छा रैंक नहीं लोगे, क्योंकि गेट में कॉम्पिटिशन इज वेरी वेरी हार्ड टुडे. तो अगर आप अच्छे रैंक नहीं ले रहे हो ना, तो गेट को जस्ट क्वालिफाई करके आपके आ जाएंगे 27 मार्क्स पे. इवन मेरे को तो लगता है बहुत ही अच्छा जाने वाला है, तो 29-30 तक जाएगा, तो आप कर ही लोगे क्वालिफाई. इतने नंबर लेना कोई टफ नहीं होता है गेट में. अगर जिनकी नेट की प्रिपरेशन अच्छी है, गेट की प्रिपरेशन अच्छी है, वो इजीली क्वालिफाई कर लेते हैं गेट को. बट हमें अच्छी रैंक लेनी है, तो 65 मार्क्स तो आपको मान के चलने अपने दिमाग में कि करना है, ठीक है. थोड़ा सा हौश पोश था, क्योंकि MSQ भी थे, MCQ भी थे, NET तो होता ही होता है, हर बार ही होता है. तो इट इज़ थोड़ा सा तो बच्चों को एक बार लगता है जब नया पैटर्न आता है, क्योंकि ये डाउट हो जाता है कि हाँ, अब कितने ऑप्शन सही हो सकते हैं उसमें. तो ठीक है, बट ओवरऑल इट वॉज अ वेरी गुड पेपर, इट वॉज एन ईजी पेपर. मैं हमेशा कहती हूँ जस्ट फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट. अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपके लिए कभी भी कोई भी एग्जाम टफ नहीं होगा. तो अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाओ. तो अगर हम थोड़ा सा बात करें कि कहाँ से क्वेश्चंस आए थे, देखो मैंने क्या बोला है, केमिकल बॉन्डिंग नहीं छोड़ना है, मैंने बोला इनऑर्गेनिक नहीं छोड़ना है. आप क्वांटम प्रिपेयर कर रहे हो, आप बहुत बड़े बड़े हैवी चैप्टर्स प्रिपेयर कर रहे हो, मैं कहती हूँ आप करो. मैं नहीं कहती क्वांटम ना प्रिपेयर करो, क्वांटम का बेसिक प्रिपेयर करो, क्वांटम की स्टार्टिंग से प्रिपेयर करो. उतना ही आप कर पाओगे. आप फिर कितना लेवल करोगे, आप कितना याद रखोगे अपने दिमाग में. तो आपने क्वांटम भी इतना टाइम दे दिया, आपने बेसिक चीजें नहीं की, तो वो नहीं करना चाहिए. अब जैसे हम केमिकल बॉन्डिंग की ही बात करें, तो बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ था. आपके 3 ग्रुप्स दे रखे थे, आपको उसकी शेप बतानी थी. देखो मैंने पहले ही बोला था, ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस होता है. जब हम शेप की बात करते हैं तो लोन पेयर नहीं लेते हैं. तो जो मेरा थोड़ा सा आया वो टी शेप लीनियर वाला ऑप्शन वॉज करेक्ट. ठीक है, आपको कुछ नहीं करना था. और मेरी केमिकल बॉन्डिंग की अगर सेकेंड क्लास किसी ने दी थी तो वो क्वेश्चन उन लोगों के लिए विद इन
इतना मिनट भी नहीं, सेकंड्स में उन्होंने ये वाला क्वेश्चन कर लिया होगा केमिकल बॉन्डिंग से रिगार्डिंग। मेन ग्रुप केमिस्ट्री का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड था कि इनमें से कौन सी स्पीशीज हाइड्रोलिसिस करेगी। देखो क्या होता है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, कभी भी क्वेश्चन आपको देखेगा नहीं, आपके कॉन्सेप्ट कितने सही है वही देखेंगे। तो मेन ग्रुप केमिस्ट्री का हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन तो आप अपना कॉन्सेप्ट लगाते हो, उसमें आराम से हो जाना था। स्टीरियो केमिस्ट्री में देखो ऑप्टिकली एक्टिविटी, कायरलिटी है ना, अगर वो कायरल है तभी तो उसके स्टीरियोआइसोमर्स होंगे, सिंपल सी बात है ना। अगर उसमें कायरलिटी होगी तभी उसमें स्टीरियोआइसोमर्स पॉसिबल है, अदरवाइज तो नहीं पॉसिबल है। तो जस्ट आपको वही देखना था ना, आप उसमें देखते कि ऑप्टिकली एक्टिव था या नहीं था, अगर था तो यस वो स्टीरियोआइसोमर्स बनाएगा। तो सिंपल से क्वेश्चन थे तो वो आप कर लेते। पेरिसाइक्लिंग में रिंग ओपनिंग और रिंग क्लोजिंग का ऊपर क्वेश्चन था तो ईजी था। अब आते कोऑर्डिनेशन में। कोऑर्डिनेशन का जो दो मेरे को क्वेश्चंस आए कि एक तो मुझे जहां तक लग रहा है कि सिर्फ रिएक्टेंट के ऊपर वो डिपेंड करेगा, वो वाला क्वेश्चन था कि आपको ये देखना था कि इसमें किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करे। नेट में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, मैंने कहा है कि कोऑर्डिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मत छोड़ो, 2 कॉपी आते हैं, बिल्कुल रिपीटिव क्वेश्चन आते हैं। और आया था कि लेस इंटेंस कलर कौन सा होगा, देखो CrO4 है तो K2CrO4 अच्छा खासा वॉयलेट कलर का होता है। Mn वाटर 6 ठीक है ना, तो उसमें विब्रॉनिक की वजह से हल्का सा पेल पिंक कलर आता है, तो लेस इंटेंस कलर बताना था आपको, क्वेश्चन में था लेस इंटेंस कलर बनाना था, तो मे भी वो ऑप्शन होगा। देखो मैं प्योर अभी जब मैं बैठूंगी अपनी टीम के साथ देन आई विल डिस्क्राइब द होल पेपर, कल तक आ जाएगा आपके पास सोल्यूशन। बट अभी जो मैं थोड़ा सा रिलैक्स देने के लिए कि हाँ इसमें ऐसे ही करना था। अब जैसे ग्रुप थ्योरी में था, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। आप गलत क्वेश्चन पढ़ोगे आप गलत करके आओगे, आप उसमें करेक्ट बताने था कि C2V की कैरेक्टर टेबल से रिगार्डिंग कौन सा मैट्रिक्स करेक्ट है। अब आप इनकरेक्ट पढ़ लो, इनकरेक्ट तो वो तो आपका गलत हो जाएगा ना, तो उसमें आपको करेक्ट वाला बताना था। ठीक है, अब बार्टन रिएक्शन मैंने क्या बोला था, फोटोकेमिस्ट्री पढ़ के जाओ ना जाओ, नरिश टाइप 1 2 बार्टन मार्टन मैकॉम्बी पढ़ लेना। अगर जिसने मेरा सुन लिया था तो बार्टन कर लिया होगा और उनका आराम से क्वेश्चन, और इतना इजी क्वेश्चन था वो, तो आराम से बार्टन था। क्वांटम में कितना हैवी पढ़ के गए, आया क्या छोटा सा क्वेश्चन, स्टार्टिंग का क्वेश्चन। तो आप ज़्यादा हैवी मत प्रिपेयर करो, उनको छोटा छोटा प्रिपेयर करके जाओ, बिल्कुल सिंपल सा था। करेक्ट वैल्यू बतानी थी कि साई की वेव फंक्शन की करेक्ट वैल्यूज क्या, उनमें से कौन कौन सी बातें सही है करेक्ट है, बस वही आपको बता देते। 2 ऑप्शन थे उसमें शायद करेक्ट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया था। अब हम आप बात करें फेज एंड सरफेस केमिस्ट्री। देखो मैंने क्या बोला है कि ये छोटे छोटे चैप्टर्स बिल्कुल छोड़ने नहीं है, ये थोड़ा सा टाइम लगता है एक बार पढ़ने में, फिर रिवाइज करने में इनको बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। आपको सिर्फ 2-3 घंटे लगते हैं इनको रिवाइज करने में। पॉलीमर है, सरफेस है, फेज है ना, एसिड बेस है, आपका एरोमेटिसिटी है, तो ये बहुत छोटे चैप्टर बट इनको छोड़ना भी नहीं है। तो इट जस्ट रिव्यू। तो मेरे को जो हमें को ये फील हुआ कि देखो ओवरऑल कंक्लूजन एक ही बात का एक ही है। अगर आप अभी नए हैं प्रिपेयर करने के लिए और आपने ये वीडियो देख रहे हैं, मैं ये कहती हूँ जस्ट फोकस ऑन योर कंसेप्ट। जितना यहाँ से क्लीन होगा ना पेपर उतना ही अच्छा होगा, जितना क्रैम किया होगा पेपर उतना ही गंदा होगा। और मैं ये कहती हूँ आप जिससे भी पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब से पढ़ रहे हो, एक ही चैनल को अपना टारगेट बनाओ, 1 और 2, ज़्यादा से उससे ज़्यादा नहीं कि इधर भी उधर भी उधर भी। और अगर आप अपना ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो मैं यही कहती हूँ कि जो पढ़ो अच्छा पढ़ो, कम पढ़ो अच्छा पढ़ो। ये नहीं है कि मैं बहुत कुछ पढ़ना है तो वो दिमाग में नहीं रहता, आप फॉर्मुलेज भूल जाते हो, आप बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हो। इससे अच्छा है लिमिटेड 10 चैप्टर करके जाओ। मैं कहती हूँ लिमिटेड 10-12 चैप्टर करके जाओ, आप JRF भी क्वालिफाई करोगे, आप गेट भी अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई करोगे। बट वो है लाइक थिंग्स आर दैट कि वो अच्छे से प्रिपेयर करो, उसमें फिर आप कोई भी लापरवाही नहीं करेंगे। टेस्ट दो, असाइनमेंट्स सॉल्व करो, फुल लेंथ टेस्ट दो, तो ये सबसे आपका बहुत अच्छा एग्जाम हो सकता है इन फ्यूचर। अगर आपका अच्छा हुआ है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड अगर नहीं भी हुआ है तो डोंट डीमोटिवेट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, बहुत बच्चे हैं जो बहुत सालों से दे रहे हैं, 5-5 सालों से, अब उनको कंपेयर करो। आप तो अभी जस्ट स्टार्ट किया आपने पेपर देना, तो 1-2 अटेम्प्ट में अगर आपको अच्छी रैंक मिल गई, आपका फ्यूचर बन रहा है, आपका करियर बन रहा है। तो जिनका LS हुआ है, आई जस्ट हैव ओनली अ सजेशन, यू कैन से अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ 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 ये 6 महीना भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल। ठीक है, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन, अगर वो कंप्लीट क्वेश्चन आपको पता है तो आप वो मेरे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, तो मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों को दे दूंगी। पर वो क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए, है ना, तो कंप्लीट होगा तो मेरे रिप्लाई करना आसान होगा, नहीं तो अदरवाइज जरा सा भी इधर उधर आपने क्वेश्चन गलत बताया और ऑप्शन गलत हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, मे बी सोल्यूशन ऑफ गेट 21 और ऑर्गेनोमेटालिक्स।
ऑर्गेनोमेटालिक अब हम नेक्स्ट अपना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेन ग्रुप केमिस्ट्री ऑलमोस्ट पूरा तरीके से खत्म हो चुका है, ठीक है। तो हम करेंगे ऑर्गेनोमेटालिक्स इन अ नेक्स्ट वीडियो। दिस इज फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।